दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजू पैराडाइज। और आज हम विज्ञान की सीरीज में क्लास 10th में यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए पढ़ने वाले हैं। और ये हिंदी माध्यम में होगा पूरा, जिसमें हम देखिए एग्जाम जो है आपके फरवरी के मिड में शुरू होंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे हम एग्जाम से पहले जितने ये आपके 13 चैप्टर है साइंस में वो कंप्लीट करा दें। करीब करीब हर चैप्टर की करीब 1 से सवा घंटे की वीडियो होगी, जिसमें आप देखेंगे कि पूरा चैप्टर कवर करा जाएगा और चैप्टर नंबर 13 तक हम कवर करेंगे। तो इसमें देखिए चैप्टर 13 है। पहला चैप्टर दे लिखा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा अम्ल क्षार लवण, तीसरा चैप्टर है धातु अधातु, चौथा चैप्टर दिया हुआ है कार्बन और उसके यौगिक, पांचवा जैव प्रक्रम, छठा नियंत्रण एवं समन्वय, सातवां चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, आठवां चैप्टर अनुवांशिकता, नौवां चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, 11वां चैप्टर है विद्युत, 12वां चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और 13 जो लास्ट चैप्टर है वो है हमारा पर्यावरण। तो ये 13 चैप्टर है सिलेबस में, पूरे क्लास 10th में यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों में यही है। और आज हम शुरुआत करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से। चलिए देखते हैं, आज सबसे पहला चैप्टर देखेंगे हम। चलिए विज्ञान का क्लास 10th में पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार समीकरण, उसको हम शुरुआत करते हैं आज। देखिए, और आप धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे हम बड़े इजी तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर को नहीं बल्कि जितने चैप्टर होंगे हम इतने इजी तरीके से पढ़ेंगे, आपको एकदम समझ आ जाएगा सब चीजें। देखिए शुरुआत करते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से। देखिए सबसे पहले देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है। देखिए अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो रासायनिक अभिक्रिया होती है, एक भौतिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया वो अभिक्रिया होते हैं जिसमें हम किसी चीज से कोई चीज नई चीज बनाई जाती है, वापस हम उस चीज को दोबारा परिवर्तन नहीं कर सकते जिससे वो चीज बनाई गई। दूसरा भौतिक अभिक्रिया वो होती है जिससे हम एक चीज से दूसरी चीज बना लेते हैं, लेकिन वापस उस चीज में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ रासायनिक अभिक्रिया का। जैसे मान लीजिए आपने दूध लिया, दूध से दही बना दिया आपने। दही, दूध से अगर आपने दही बनाई है और दही से आप वापस दूध नहीं बना सकते, तो उसको बोलते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। अगर मैं बात करूं कि भाई भौतिक अभिक्रिया क्या है, जैसे आपने बर्फ लिया, बर्फ से आपने पानी बना दिया। पानी, क्या पानी से दोबारा बर्फ बना सकते हैं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बर्फ बना सकते हैं, तो इसको बोलते हैं भौतिक अभिक्रिया। तो इसलिए अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक तो भौतिक और रासायनिक। रासायनिक में हम वापस नहीं पहुंच सकते और अभिक्रिया भौतिक में हम दोबारा वापस जा सकते हैं जिससे हमने वो चीज बनाई थी। देखिए अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया कि आपने दूध लो और चाय पत्ती ले लो और चीनी ले लो। आपने दो या दो से अधिक पदार्थ लिए और आपने क्या बनाई? चाय बना दी आपने, ठीक है। तो इसमें समीकरण उदाहरण के रूप में देखेंगे हम। हमने लिया मैग्नीशियम, Mg को मैग्नीशियम बोलते हैं, और हमने लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब मैग्नीशियम में हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया तो ये बना मैग्नीशियम क्लोराइड बना, MgCl2 बना। और इससे जो गैस रिमूव होगी वो हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इनको संतुलित भी किस प्रकार करते हैं हम। अभी तो आप ये समझिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उसके उदाहरण। दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से जब एक नया पदार्थ बनता है उसको रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाने पर मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। अब इसके आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के और भी प्रकार होते हैं। देखिए इसको मैं रफ कर रहा हूं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के मेनली 1, 2, 3, 4 रासायनिक अभिक्रिया 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। अब इनके बारे में डिटेल आगे पढ़ेंगे, पहले थोड़ा थोड़ा समझ लो। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। जब कोई चीज जुड़कर एक नई चीज बनती है उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन का मतलब है कि किसी चीज को तोड़ना। वियोजन का मतलब है तोड़ना, ठीक है। विस्थापन, विस्थापन का मतलब क्या है कि कोई एक जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को जब रिमूव कर देता है उसके स्थान पर आ जाता है, उसको बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन मतलब एक चीज दूसरी चीज को हटाती है वहां से।
और द्विविस्थापन का मतलब अगर दो कंपोनेंट है, दो कंपाउंड बने, दो है, तो ये एक इसको हटाएगा और ये इसको हटाएगा, उसको बोलते हैं द्विविस्थापन। मतलब इसमें दो बार विस्थापन होगा, और यहाँ पर जो विस्थापन है वहां पर सिर्फ एक बार विस्थापन होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं संयोजन अभिक्रिया को। संयोजन अभिक्रिया को देखते हैं क्या कहता है इसमें। देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या अभिक्रिया होती है, दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसको बोलते हैं संयोजन। संयोजन का मतलब मैंने आपको बताया जुड़ना। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे और एक वो नया पदार्थ बनाएंगे तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण के रूप में देखेंगे हम, देखिए ये सोडियम है, सोडियम और ये क्लोरीन है, सोडियम और क्लोरीन दोनों को मिलाया तो बना सोडियम क्लोराइड। ये नमक बना, नमक सोल्ट होता है ये, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखेंगे, अच्छा इसमें पहले ये समझो, देखिए ये एरो का निशान इधर को लगा है, ठीक है। एरो के इधर को क्या कहते हैं, एरो के इधर को क्या कहेंगे, देखो ये पूरा, ये इसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। अभिकारक मतलब जिनसे चीजों को बनाया जाता है उसको अभिकारक बोला जाता है, और जो बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद। उत्पाद, जिन चीजों से मिलाकर एक नया चीज बनी उसको बोलेंगे हम उत्पाद। या याद रखेंगे आप, जो लेफ्ट हैंड साइड होगी उसको बोलेंगे अभिकारक, और जो राइट हैंड साइड होगी उसको बोलेंगे उत्पाद, ठीक है। दूसरा देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या है। देखिए वियोजन अभिक्रिया के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले समझेंगे वियोजन अभिक्रिया क्या है। वियोजन अभिक्रिया वो अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें एक पदार्थ को अनेकों पदार्थ में तोड़ा जाता है, या एक पदार्थ, देखो यहाँ पर एक पदार्थ है, इसको हमने दो पदार्थ में तोड़ दिया, इसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। यहाँ देखिए ये एक है, इसको हमने अलग अलग कर दिया, तोड़ दिया, इसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया के भी दो प्रकार होते हैं, एक तो उसमें वियोजन होता है, दूसरा होता है विद्युत वियोजन। उसमें वियोजन का मतलब होता है कि उष्मा देकर अभिकारक को तोड़ना और उत्पाद एक से ज्यादा बनता है जिसमें, ठीक है। देखिए उसमें वियोजन, मैंने लिया पोटेशियम क्लोरेट, ये पोटेशियम क्लोरेट है, इसको मैंने उष्मा दी, उष्मा प्रदान करी, जैसे ही इसको मैंने उष्मा दी तो ये पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन में टूट गया ये, ठीक है ना। तो किसी चीज को जब हम किसी अभिकारक को जब हम उष्मा दी यहाँ पर, तो उसको दो चीजों में तोड़ दिया गया, जिसमें क्या बना, पोटेशियम क्लोराइड बना और ऑक्सीजन बना। दूसरा देखिए वियोजन का दूसरा टाइप कौन सा है, विद्युत वियोजन। देखो विद्युत से पता लग रहा है आपको, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जा रही है इसको। ये नमक है हमारा, नमक NaCl सोल्ट, इसको मैंने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी, विद्युत प्रोवाइड करी, और जैसे ही प्रोवाइड करी इसको, ये किस में टूट गया, सोडियम में और क्लोरीन में टूट गया। तो NaCl किस में टूट गया, हमारा सोडियम और क्लोरीन में, दोनों में टूट गया। इसके बाद देखेंगे थर्ड टाइप देखेंगे इसकी हम। चलिए रासायनिक अभिक्रिया की तीसरी टाइप देखते हैं, क्या कह रहा है वो। देखिए विस्थापन अभिक्रिया तीसरी टाइप है हमारी, जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है, उसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो विस्थापन का मतलब आप समझिए, विस्थापन का मतलब होता है जब कोई एक ताकतवर व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति को पिछाड़ देता है या हटा देता है, उसको बोलते हैं विस्थापन। मतलब उसने उसको विस्थापित कर दिया, हरा दिया उसको। देखिए आप एग्जांपल से समझेंगे, यहाँ पर उदाहरण से देखिए, यहाँ पर ये Fe का मतलब आयरन, आयरन मतलब लोहा, ये है हमारा कॉपर सल्फेट CuSO4। देखिए अगर आप देखेंगे आयरन में, लोहे में और कॉपर में कौन मजबूत होता है, तो आप देखेंगे लोहा ज्यादा मजबूत होता है। तो अगर आप अभिक्रियाशील तत्व पढ़ेंगे, बहुत सारे अभिक्रियाशील तत्व होते हैं कि किसकी अभिक्रियाशीलता है उसके आधार पर रखा जाता है। तो इन दोनों में, कॉपर में और आयरन में ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व हमारा आयरन है। तो आयरन क्या कर देगा, इस कॉपर को यहाँ से हटा देगा और खुद ब खुद ये Fe जो है, आयरन जो है वो सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप, जब ये उत्पाद बना तो Fe लिखा और इसने सल्फेट को अपने साथ जोड़ लिया, तो ये बना फेरस सल्फेट, ठीक है ना। ये कॉपर सल्फेट था तो कॉपर को हटा दिया तो बन गया फेरस सल्फेट, और इसने कॉपर को अलग कर दिया तो इसने अलग इसको रख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, मतलब इसने इसको विस्थापित कर दिया। दूसरा देखें द्विविस्थापन का मतलब क्या है, बिल्कुल सेम मतलब है, बस यहाँ पर क्या होता है, द्विविस्थापन में दो बार विस्थापित होते हैं। मतलब ये इसको विस्थापित करेगा, ये इसको विस्थापित करेगा, ठीक है। जिसमें यौगिक के आयन तथा घटकों की अदला बदली होती है तथा नए यौगिक का
निर्माण होता है, बनता है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बैरियम है, ये बैरियम क्लोराइड है, ये सोडियम सल्फेट NaSO4। तो जो Ba है वो इसको हटाएगा, Na को हटा देगा और SO4 को अपने साथ जोड़ लेगा, तो ये BaSO4 बन जाएगा हमारा। और जो Na है वो Ba को हटाएगा तो Na2Cl2 को अपने साथ जोड़ लेगा तो बनेगा 2NaCl। तो द्वितीय विस्थापन का मतलब आप समझ गए होंगे कि जब ये इसको विस्थापित करेगा, ये इसको विस्थापित करेगा, उसमें क्या होती है, अदला बदली होती है आयनों की, तो इसको बोलते हैं हम द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद देखते हैं अगला, देखिए उपचयन के बारे में देखते हैं। उपचयन क्या है? उपचयन और अपचयन ये दोनों सेम सी टर्म लगती हैं, लेकिन देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। उपचयन क्या होता है? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, मतलब ऑक्सीजन की तो बढ़ोतरी होगी, हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी। देखिए एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर ये लिखा है C कार्बन। कार्बन में जब हमने ऑक्सीजन को ऐड करा तो ये बना CO2। तो देखिए ध्यान से कि पहले C अकेला था, लेकिन अब C के साथ ऑक्सीजन जुड़ चुका है, तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ, उपचयन हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीजन की वृद्धि, तो उपचयन हो गया। यहाँ देखिए ये है कॉपर और ये है ऑक्सीजन, तो जब कॉपर और ऑक्सीजन मिले तो बना कॉपर ऑक्साइड बना। तो देखिए यहाँ पर कॉपर अकेला था, यहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन जुड़ने का मतलब क्या है, उपचयन होना। आगे देखिए ये यहाँ पर है हमारा, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन यहाँ पर अकेला है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ जब अब उत्पाद में देखते हैं तो हाइड्रोजन के साथ O आ जाता है, मतलब ऑक्सीजन आ जाता है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब इसमें देखिए उपचयन क्या होता है। उपचयन बिल्कुल इसका उल्टा है। अगर इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो इसमें कमी होगी, इसमें हाइड्रोजन का ह्रास होगा तो इसमें वृद्धि होगी। देखिए ध्यान से, उपचयन अपचयन क्या कहता है, ऑक्सीजन का ह्रास होना, ऑक्सीजन की कमी होना तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होना। ध्यान से देखिए ये लिखा है कॉपर ऑक्साइड। क्या है ये, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, अब उत्पाद में देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड से क्या बना, कॉपर बन गया, मतलब इसके पास ऑक्सीजन था लेकिन अब इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हो गया। ऑक्सीजन का ह्रास होने का मतलब है अपचयन होना, तो मैंने लिखा अपचयन। अब यहाँ देखिए H2 से क्या बना हमारा, H2O बना, तो इसके पास ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन यहाँ पर देखेंगे उत्पाद में इसके पास ऑक्सीजन आ चुकी है, तो ऑक्सीजन का वृद्धि होना मतलब उपचयन होना। तो ये ऊपर वाला तो उपचयन हो जाएगा हमारा और नीचे वाला अपचयन हो जाएगा। तो इस तरह हमने देखी कैसे का उपचयन अपचयन। इसके बाद देखते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में। देख क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, देखिए जिन अभिकारकों के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जन होती है उसको हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। देखिए मान लीजिए ये अभिकारक है, ये अभिकारक है, इससे ये उत्पाद बन गया हमारा, अभिकारक से उत्पाद बन गया, साथ साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है, तो उसको बोलेंगे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूं मैं, जैसे कि आप भोजन करते हैं, भोजन करने के पश्चात आपकी जो बॉडी होती है वो थोड़ी सी हीट छोड़ती है, गर्म होती है, तो उसको भी हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, CH4 मेथेन, मेथेन को हमने ऑक्सीजन से पास कराया, तो इसमें क्या निकला, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, दूसरा पानी बना और तीसरा ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। जैसे कि आप देखें कभी चूने के पानी में, जो पहले घरों में चूने से पेंट करा जाता था, तो चूने के पानी में जैसे ही आप चूने में पानी मिलाया करते थे तो उससे हीट निकलती थी, तो उसको भी हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर से उत्पाद तो बना ही बना, साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न हुई, ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, तो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, शोषी का मतलब होता है शोषण, उसको सोखना। देखिए जिन अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है उसको हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देखिए ये है AgCl, AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का मतलब है कि जैसे आप देखते होंगे सुनार के पास जाएंगे तो चांदी पर क्लोराइड की परत जम जाती है कभी कभी, तो उसको धूप में रखने से उसका जो चांदी होती है वो अलग हो जाती है और क्लोरीन अलग हो जाता है। तो इसलिए हमने देखा कि सिल्वर क्लोराइड को कैसे प्रकाश की स्थिति में गुजार कर हमने सिल्वर को अलग करा और क्लोरीन को अलग करा। तो ये था हमारा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसके बाद देखते हैं अगला संक्षारण को देखते हैं। संक्षारण क्या है,
देखिए संक्षारण क्या है, जब कोई धातु, कोई भी मेटल हो सकती है उसमें, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, आर्द्रता मतलब मॉइस्चर, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिसमें धातु की ऊपरी परत कमजोर होकर संक्षारित हो जाती है, उसको हम बोलते हैं संक्षारण। देखिए संक्षारण क्या है, जैसे आप लोहा देखते हैं, लोहा या जंगला जो बाहर की विंडोज होती हैं जो बिना पेंट किए हुए रहती हैं, तो उसमें क्या होता है, जब हवा चलती है, हवा लगेगी, उस पर पानी लगेगा, कुछ अम्ल लगेगा या किसी प्रकार का मॉइस्चर होगा, अगर वो लग जाता है तो देखेंगे आप कुछ समय बाद उस लोहे पर जंग लग जाता है, उस विंडो पर जंग लग जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं संक्षारण होना। संक्षारण मतलब किसी भी धातु में कमी आना, और संक्षारण ऊपरी परत से होता है हमेशा। ऊपरी परत, जो लोहे की ऊपरी परत होती है उस पर जंग लग जाता है, उसको बोलते हैं हम संक्षारण। अच्छा, सिर्फ लोहे पर ही संक्षारण नहीं हो सकता, बाकी और भी चीजें हैं जिन पर संक्षारण हो जाता है, मतलब जंग लग जाता है। चांदी पर देखेंगे आप, चांदी पर काली परत चढ़ जाती है, जो चांदी पर काली परत चढ़ना एक जंग लगना है या संक्षारण होना है। देखिए दूसरा, तांबे पर हरी परत आ जाती है। तांबे पर हरी परत का मतलब भी है तांबे का संक्षारण होना, तांबे की ऊपरी परत का घटना या कमी आना उसके अंदर। इससे बचाव कर सकते हैं हम संक्षारण से, किसी भी धातु का बचाव कर सकते हैं, किसी भी चांदी का बचाव कर सकते हैं, किसी भी तांबे का बचाव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उस पर पेंट कर कर। देखिए जैसे लोहा है, लोहे पर आप पेंट कर दीजिए, लोहे पर जब अगर आप पेंट कर देंगे तो उसके अंदर पानी नहीं जाएगा, पानी नहीं जाएगा, आर्द्रता नहीं जाएगी या अम्ल नहीं जाएगा, और जब वो नहीं जाएगा तो उस पर संक्षारण नहीं होगा। तो इसलिए हम संक्षारण होने से पेंट करके उसको, लोहे को बचा सकते हैं। दूसरा, यशद लेपन करके आप किसी भी तेल का या किसी चीज का लेपन करके भी हम लोहे को या किसी धातु को बचा सकते हैं जंग लगने से। तीसरा, विद्युत लेपन, विद्युत का लेपन भी करके हम किसी भी धातु को संक्षारण से बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा संक्षारण। इसके बाद देखिए विकरगंधिता। विकरगंधिता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों पेपर में पूछे जाते हैं। विकरगंधिता क्या है, वसायुक्त, वसायुक्त मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वसायुक्त तथा तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, उसे विकरगंधिता कहते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, जिसमें वसा होती है और जो तेल से बने हुए पदार्थ होते हैं, मोस्टली अगर आप उनको खुले में छोड़ दोगे तो 1-2 दिन 3 दिन में वो खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर उन पदार्थों को, तेलीय पदार्थों को या वसायुक्त पदार्थों को आप काफी दिन तक चलाना चाहते हैं, तो या तो उनको आप नाइट्रोजन के डब्बे बंद कर दीजिए। जैसे एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आएगा कि आप चिप्स का पैकेट लीजिए, चिप्स का पैकेट फूला हुआ होता है थोड़ा सा, आप देखेंगे जैसे ही चिप्स का पैकेट फूला हुआ है तो आप समझ लीजिए उसके अंदर नाइट्रोजन फिल की हुई है। नाइट्रोजन क्यों फिल करी जाती है, ताकि उसको, उसकी जो खराब होने की क्षमता है वो जल्दी ना हो। नाइट्रोजन उसकी क्षमता बढ़ा देती है ताकि वो वैलिडिटी उसकी बढ़ सके या काफी दिनों तक वो चल सके। तो इसलिए चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन फिल करी जाती है ताकि हम उसको काफी दिनों तक उसको बचा के रख सकें। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम वसायुक्त या तेलीय पदार्थों को बचा सकते हैं, उपचयित होने से बचा सकते हैं। जैसे आप देखिए, आप जब रोटी बनाते होंगे, रोटी बनाने के बाद उसको कैसरोल में रख देते हैं, तो कैसरोल में रखने के बाद आप सुबह या 1-2 दिन उसको रख सकते हैं आराम से। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन का मात्रा नहीं पहुंच पाती, और जब किसी भी खाद्य पदार्थ में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पहुंचेगी तो उसको हम काफी दिनों तक चला सकते हैं, उसको सड़ने से बचा सकते हैं हम। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे फ्रिज है, फ्रिज में आप उसका टेम्परेचर कम करके, जैसे आप देखेंगे अगर किसी भी चीज का टेम्परेचर कम हो जाता है तो उसको हम अधिक दिनों तक चला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार। बड़े ही इजी तरीके से हमने इस चैप्टर को समझा। आशा है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। तो इस चैप्टर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच।